हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आपके लिए टेट, सुपर टेट, जो हमारा टेट होता है और जो सुपर टेट और सी टेट होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन आता है, उसका आज मैं पहली क्लास लेके आया हूँ उसकी। और ये आने वाले तुम्हारे किसी भी एग्जाम में, जो टेट हो, सुपर टेट हो या टेट सी टेट हो, उसमें बहुत ही कारगर साबित होंगे। और बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको अब से सुपर टेट, टेट और सी टेट में जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आता है वो कंप्लीट कराया जाएगा, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा, और सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन आता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि लगभग पूरी की पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पर करने को मिलेगी। ठीक है, और ये आज हमारी पहली क्लास है। चलते हैं पहले सवाल पर। उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है। यानी कि क्या है जो सबसे प्राचीनतम जो यंत्र है जो भारत में, वो कौन सा बना था। देखिए सभी यंत्र हैं, बांसुरी है, वीणा है, तबला है, सितार है, तो इनमें से सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम कौन सा है। ठीक है, देखिए उस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको पता पड़ सके कि हाँ मुझे कुछ आता है या नहीं आता है और कितना आता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वीणा। देखिए वीणा जो है भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, यानी कि संगीत यंत्र है। ठीक है, और इसको देखिए हमारी जो सरस्वती माँ होती हैं, जो अधिकतर आपने फोटो पर देखा होगा, जो सरस्वती माँ होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो स्टूडेंट्स पूजा करते हैं, सभी लोग स्टूडेंट्स, वो अधिकतर इस वीणा को हाथ में लिए हुए रहती हैं। ठीक है, और उसी तरह का उनका फोटो रहता है। और देखिए ये जो वीणा है, ये शांति, ये जो है शांति, ठीक है, शांति ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख माना जाता है। यानी कि इसकी ध्वनि सुनने से आदमी को इन सभी चीजों का ज्ञान अनुभव और इनका जो संपूर्ण रूप से जो आदमी एब्जॉर्ब करता है अपनी इंद्रियों को लेकर, वो सभी यह आभास कराती है। ठीक, क्या कराती है, वीणा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन खुद लगाने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यानी कि 3 सुमेलित नहीं है और 1 सुमेलित है, तो इनमें कौन सा सुमेलित है। देखिए जो भरतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और जो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और जो सी ऑप्शन है हमारा कथकली, ये हमारा केरल का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कथक जो है, ये कथक हमारे यूपी का है। यूपी का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आई पास में चलते हैं अगले सवाल पर। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले 15 अगस्त से पहले जो रात्रि थी, यानी कि रात के लगभग 11 और 12 बजे के बाद की जो बात थी, उसमें इकबाल साहब ने गाना लिखा था, गीत लिखा था। उसका नाम था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो हमारा जनगण मन जो राष्ट्रगान है, जो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, टैगोर ने लिखा था ये। तो इसको सबसे पहले किसने गाया था,
कब? 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि एम एस सुब्बलक्ष्मी ने यह गाया था रात को, ठीक है, देश आज़ाद होने वाले समय में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? देखिए पुल बन रहा है, क्या नाम है उसका? धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है, यानी कि प्रस्ताव हुआ है, यानी कि बनेगा। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलुज नदी है और हुगली नदी है। तो देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्री नदी, इस पर यह धुबरी और फुलवारी जो पुल है, क्या है? धुबरी। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जी ये फुलवारी जो पुल है यह बना, धुबरी कहाँ है? ये हमारे असम में है, और जो फुलवारी कहाँ है? ये कहाँ है? मेघालय, यानी कि ये कहाँ है? मेघालय में है। देखिए इस पुल का निर्माण क्यों किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, कि जैसे कि सपोज ये हमारा एक असम है, ठीक है, और ये हमारा मेघालय है, इस तरह से, ठीक है, ये हमारा मेघालय है, तो इस पर ये पुल बनाया जा रहा है। तो यहाँ से लगभग हमारी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बह रही है, तो इसको पार करने के लिए ये पुल बनाया जा रहा है, अगर यह इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई है 19 किलोमीटर लंबा यह पुल है। अगर हम सरकार इस पुल को नहीं बनाती है, तो देखिए अगर यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, तो लगभग आपको 200 किलोमीटर का फेर लेना पड़ेगा। इसीलिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। मात्र 19 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये 200 किलोमीटर की जो फेर पड़ेगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। पीमो क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसी एक चीज को ले लेगा और उससे संबंधित पूछेगा कि ये चीज क्या है। देखिए पीमो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, ये पीमो जो है, और इसको आईआईटी मद्रास ने बनाया है, वहाँ के इंजीनियरों ने बनाया है। कहाँ के इंजीनियरों ने? मद्रास के इंजीनियरों ने इसे बनाया है। तो पीमो एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। देखिए ध्रुपद एक गायकी है, ठीक है, उसके लिए एक प्रसिद्ध घराने की बात की है इसने, कि वो कौन सा है? मेवाती है, और जयपुर है, ग्वालियर है या किराना है। तो देखिए ये जो हमारा ग्वालियर है, ग्वालियर घराना जो है यह है ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना माना जाता है। और देखिए ये ग्वालियर कहाँ है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में है, यह कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष विलय किया गया था? देखिए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन भारत का गोवा, ये जो गोवा है यह आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि गोवा पे अंग्रेजों का नहीं, किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो हमारे गोवा पर अधिकार जमा रखा था उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले आए थे भारत में। कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा जो भारत आया था, और सबसे बाद में गए थे पुर्तगाली। कब गए थे? 1961 में गए थे। ठीक है, क्योंकि गोवा पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, वहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, तो ये सबसे बाद में आज़ाद हुआ है हमारा गोवा। तो क्वेश्चन काफ़ी बार घूम के पूछा जाता है कि सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में गए थे, तो कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, 1961 में गए थे और 1498 में वो आए थे। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर।
क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिएगा। ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है, यह लद्दाख में बनाया जा रहा है। वो किस प्रकार का है? सौर ऊर्जा है, भूतापीय विद्युत संयंत्र है, पन बिजली संयंत्र है, पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लद्दाख में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, और हाल ही में चर्चाओं में रहा है, तो पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए एक अनुमान लगाइए क्वेश्चन को कि इसका क्या आंसर हो सकता है। और देखिए इसका है भूतापीय विद्युत संयंत्र। भूतापीय विद्युत संयंत्र, भूतापीय विद्युत संयंत्र जो पावर प्लांट है यह लगाया जा रहा है लद्दाख में। और इसको कौन लगा रहा है? ONGC, ठीक है, ONGC लगा रहा है, ठीक है। और ये भारत का पहला भूतापीय प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भील, देखिए भील जनजाति होती है लगभग हमारे उत्तरी भारत में बहुत से राज्यों में है भील जनजाति। तो वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक नाट्य कौन सा है जो प्रसिद्ध है? अधिकतर भील उसे ज़्यादा ही फेमस, ज़्यादा ही उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो कौन सा है वो? गबरी। देखिए जो गबरी है यह भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक नृत्य है, लोक नाट्य है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए हैदराबाद में है, वाराणसी में है, मैसूर में है या उज्जैन में है, ठीक है। लगाने की कोशिश कीजिएगा कि है कहाँ पर। देखिए ये जो है हमारा मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान हमारा मैसूर में है। और देखिए मैसूर कहाँ है? मैसूर कहाँ है? तो मैसूर हमारा कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में मैसूर है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतर हम नहीं पढ़ते, स्किप कर देते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है? देखिए माउंट एटना एक क्या है? एक पर्वत है, एक ज्वालामुखी है, एक पर्वत शिखर है, एक पठार है। ये माउंट एटना पहले बात तो है क्या, ठीक है, इस बात को पूछा गया है। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ये माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? कहाँ है? इटली। ये कहाँ है? ये इटली। इटली में जो आल्प्स पर्वत है, ठीक है, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत जो है उसके दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में यह स्थित है, दक्षिण में यह स्थित है। और ये एक चोटी है जहाँ से हमारा ज्वालामुखी उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से लावा निकलता रहता है, तो इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। यूनाइटेड नेशंस पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल हैं? देखिए दो पार्टी हैं, इसने पूछा है कि एक किस देश के हैं। सभी हमारे देश दिए हुए हैं, नेपाल का है, श्रीलंका का, अमेरिका या यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। तो देखिए आपको बताना है कि दोनों ये तीनों दल हैं या प्रमुख राजनीतिक पार्टी हैं, ये किस राज्य की हैं। देखिए हमारा पड़ोसी देश है क्या? श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका की ये दोनों पार्टी हैं, ठीक है, श्रीलंका की ये दोनों पार्टी हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। और देखिए श्रीलंका जो देश है इसमें एक खास बात है कि इसमें दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, दो भाई, ठीक है। एक इनमें इसमें PM है और एक इसमें प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति है। एक क्या है? इसमें प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। तो देखिए ये बहुत ही एक अजीब राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। दोनों भाई बड़े बड़े पद पर हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी में हैं, और दोनों के पास एक राष्ट्रपति है और एक क्या है? प्रधानमंत्री। दोनों भाई इस तरह से हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। और ये हैं कौन कौन? महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाई राजपक्षे, इनका नाम ये है, ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण
कब हुआ है भारतीय रेलवे का? तो देखिए 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, 1950 में। और सबसे पहले कब चली थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी है, ठीक है। कहाँ से चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। लगभग 32 और 33 किलोमीटर की समथिंग की वो पहली दूरी थी, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल पर। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? देखिए रत्नागिरी की जो खदानें हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं? हमारे पास राज्य हैं 4, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। तो देखिए जो रत्नागिरी की जो खदानें हैं वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में रत्नागिरी नाम की जगह है, रत्नागिरी नाम की एक जगह है रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी। तो वहाँ की जो खदानें हैं, इसी के नाम से जानी जाती है, रत्नागिरी खदानें, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर या स्मारक है? देखिए इसको लगाने की कोशिश कीजिए। और यह कौन से, मतलब कौन सा एक है या सभी हैं, क्या है, यानी कि उत्तराखंड में है ये। देखिए जो बद्रीनाथ है मंदिर है, आपने सुना होगा, ये भी उत्तराखंड में है। लक्ष्मण झूला भी उत्तराखंड में है। और धारी देवी जो है वो भी उत्तराखंड में है। और जो कांची धाम जो है ये भी उत्तराखंड में है। यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर हमारा ई मैच करेगा, यानी कि सभी यह उत्तराखंड में है। और देखिए उत्तराखंड को, इससे पहली वीडियो जो मेरी आई थी उसमें बताया था मैंने, फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है, ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जिसको वैली ऑफ द फ्लावर्स कहा जाता है। और देखिए उत्तराखंड जो राज्य है इसको देवों की भूमि कहा जाता है। क्या? देवों की भूमि, देवों की जो भूमि इसे कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड को। या फिर इसे देवभूमि भी कहते हैं, देवभूमि भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, एक अलग फैक्ट है ये, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है, ये पूछा है हमसे। तो देखिए केरल है, महाराष्ट्र है, गोवा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, यानी किस राज्य में है, ठीक है, यह किस राज्य में है। तो देखिए ये जो बंदरगाह है ये गोवा राज्य में है। कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि यह गोवा में है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। सूरजकुंड शिल्प मेला खालिस्तान की स्थिति में आयोजित किया जाता है। देखिए ये सूरजकुंड शिल्प मेला है, यह किस राज्य में लगाया जाता है, बात ये पूछी गई है, ठीक है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, यानी कि किस राज्य में यह लगाया जाता है सूरजकुंड शिल्प मेला। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, देखिए ये हरियाणा राज्य में लगाया जाता है। कहाँ? हरियाणा राज्य में लगाया जाता है सूरजकुंड शिल्प मेला। और इसकी खासियत क्या है? जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, हस्तशिल्प, यानी जिसमें कुछ भी मशीनों का काम बहुत ही कम होता है, हस्तशिल्प इसे कहते हैं, हस्तशिल्प। जैसे कि आप समझ रहे होंगे शिल्प मेला, हस्तशिल्प, और कुछ हाथों की जो कारीगरी होती हैं, जो मशीनों के द्वारा नहीं बनाई जाती, उनकी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है इसमें, ठीक है। बहुत से लोग आते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को लेके आते हैं और प्रदर्शनी लगाते हैं, तो ठीक है, ये इस तरह का एक मेला लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है? ये हरियाणा राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की प्रमुख शाखा के रूप में जाना जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए जो गंगा नदी है, जब हमारी निकलती है उत्तराखंड से निकलने के बाद इस तरह से, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये यूपी से निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और यहाँ
निकलने के बाद और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, तो यहाँ तो इसका नाम गंगा है, ठीक है, यहाँ तो इसका नाम गंगा है। तो मुख्य धारा के रूप में जहाँ तक तो किस धारा के रूप में जाना जाता है, किस धारा में, पद्मा, ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, पद्मा, ठीक है। इसको बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारे निकल के, और जैसे ही यहाँ बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है, तो यहाँ तो इसका नाम ब्रह्मपुत्री है, ब्रह्मपुत्री है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसका भी नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, जमुना, क्या हो जाता है, जमुना, ठीक है। कभी कभी हम जो यमुना नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ पे इलाहाबाद में आके मिल जाती है, प्रयागराज में आके मिल जाती है गंगा से, तो लगभग कभी कभी हम इसको जमुना कह देते हैं। तो ये जमुना नहीं है, जमुना ये है, ठीक है, और इसका नाम है यमुना, इसका नाम है यमुना। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन, गंगा। गंगा जो नदी है हमारी वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों नदी मिलती हैं यहाँ पे जो नदी मिलती हैं और जैसे ही नीचे गिरती हैं बांग्लादेश से, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, तो इनका नाम फिर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है फिर, मेघना, क्या नाम बन जाता है इनका, मेघना। और मेघना होने के बाद में जो यहाँ बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टे का निर्माण करती हैं, डेल्टे का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, क्या है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कौन, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, उसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और एक दक्षिण में भी मुख्यालय बना है, दक्षिण राज्यों में, ठीक है, दक्षिण में भी इसका एक मुख्यालय बना है, कहाँ बना है, बेंगलोर, बेंगलोर कह सकते हैं या बंगलौर कह सकते हैं या बेंगलुरु भी हम कहते हैं, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में जो एक इसका बनाया गया है दूसरा मुख्यालय। और बेंगलुरु कहाँ है, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक, कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में यह है बेंगलुरु है। तो दक्षिण में दूसरा बनाया गया है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन हमारे दिल्ली में बनाया गया है, मतलब पहले से स्थापित है, उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय, कला केंद्र का मुख्यालय, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, ठीक है, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो देखिए हमारे राज्य के 5, पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में या उड़ीसा में, यानी कि इन 5 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कौन सा है, छबड़ा सुपर पावर प्लांट कहाँ है, ये हमारा राजस्थान में है, राजस्थान के बांदा जिले में है, ठीक है, बांदा जिले में है यह हमारा छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। काफ़ी बार पूछे गए हैं, टेट में भी, सुपर टेट में भी, और देखिए सी टेट में भी, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। अगली वीडियो लेके आऊँगा मैं, आप क्वेश्चन बताइएगा, प्लीज़ इसका आंसर और कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन फॉर यू में भारतीय राष्ट्रीय सेना के कैदियों की वकालत किसने की थी, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो कैदी थे उनकी वकालत किसने की थी। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया गया था। तो 15 अगस्त 1947 जब आज़ाद हो रहा था तो 45 मतलब उससे पहले मतलब सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया गया था, ठीक है, बंदी बना लिया गया था। लगभग 45 की बात है, 1945 की बात है जब उनको बंदी बना लिया गया था। तो उनके साथ साथ उनके कुछ साथी भी थे, ठीक है, जिनको बंदी बना लिया गया था।
तो देश आज़ाद हो रहा था, आज़ाद होने की कगार पर था, लेकिन उनकी को रिहाई की ज़रूरत थी क्योंकि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बहुत ही भारत को आज़ाद दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और अपना बलिदान दिया था। तो ऐसी कंडीशन में हमारे ये 4 महापुरुष थे जिन्होंने उन कैदियों की वकालत की थी। ठीक है, वकालत उन्होंने लड़नी शुरू की थी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन थे जिन्होंने उनकी वकालत की थी और उनको आज़ाद कराया था? ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, और अगली वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, देश आज़ाद होने की कगार पर था लेकिन ये बंदी थे। लगभग 45 में सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया गया था और उनके कुछ साथी भी थे जिनको धीरे धीरे बंदी बना लिया गया था। तो उनको आज़ाद कराना था। ठीक है, आज़ादी का मतलब होता है आज़ाद कराना। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी आज़ाद कराना था, तो उनकी वकालत की थी। ठीक है, किन्होंने की थी? ठीक है, इसमें क्या है, किन्होंने की थी। इसका ऑप्शन का आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। और धीरे धीरे अगर हमारी वीडियो आप शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मैं जल्दी मैथ की और आपकी इंग्लिश की, हिंदी की और रीजनिंग की जितने भी उसमें टॉपिक आते हैं, टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, ठीक है, सभी में जो भी टॉपिक आते हैं सभी की वीडियो धीरे धीरे लेकर आऊँगा फैकल्टी के साथ। ठीक है, अलग अलग फैकल्टी के साथ लेकर आऊँगा, साइंस भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।